80 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है वो आपके पास बैक इन द बैग होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। मैंने परेशान होकर उनसे पूछा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? तो उन्होंने कहा कि बेटा असल में मैं तुर्क नहीं हूँ, मैं हूँ ब्रिटिश। तो जो वाहिद कोई मिली जिसको मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी लगी है तो वो भी वहाँ की रही। एंड द चेरी ऑन टॉप इज कि आयरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। अच्छा, रशिया के बाद किसके बाद जर्मनी के बाद। जर्मनी के बाद 192 कंट्रीज के अंदर आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। 192 कंट्रीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ से जॉब ढूंढने के लिए आयरलैंड में आते हैं। बहुत नज़दीक होकर भी वो इतना दूर है मुझसे, पुकारा जा नहीं सकता, इशारा हो नहीं सकता। देख रहे हैं आप, डिबेटर भी ये ना एक और बात भी जा नहीं सकता, इशारा हो नहीं सकता। जहाँ से भी वहाँ ना या तो राइट स्वैप होता है या लेफ्ट स्वैप होता है। तो या तो आप जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पे इस्लामी हो जाएंगे, और या फिर अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पे लिबरल हो जाएंगे। अच्छा, देखिए तो चॉइस आपकी जो एक्चुअल चॉइस है ना, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो रिवील हो रही है। जिन लड़कों के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते कि वो इतना ओपनली शराब या अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, दैट इज़ वेरी कॉमन देयर। क्लबिंग इज़ वेरी कॉमन। वीड बहुत ज़्यादा पी जाती है। वीड लाइक जो मैंने जॉब की पाकिस्तान के अंदर, इट वाज अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वहाँ इस्तेमाल करते थे। फिर मिडिल ईस्ट में इंग्लिश ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, सो प्रॉब्ली दैट वाज प्रीटी इजी फॉर मी टू लाइक फिट इन। जो ऑफिस है वहाँ पे जुमे का टाइम हुआ तो उन्होंने अपने बॉस को कहा कि मुझे जुम्मा पढ़ने जाना है, और अगर मैं तुम्हें जुमे की इजाज़त ना दूँ फिर, तो उन्होंने कहा तुम जॉब छोड़ दोगे? उन्होंने कहा मैं छोड़ दूँ। ये तो होगा, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। देखें जो मिजाज है ना वो कंसिस्टेंट कभी नहीं रहते। जो वेव है ना रिलीजियस इंक्लिनेशन की, जैसे आपने बात की कि पहले कम थी, अभी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब वो ज़्यादा हो रही है, आने वाले वक्त में हो सकता है कम हो सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हमारी बकरीद की नमाज़ थी या हमारी ईद की नमाज़ थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो आयरिश हैं प्रॉपर, उनके गलों कुछ के गलों के अंदर जो था वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल था। कुछ सिख भाई थे हमारे जिन्होंने पगड़ियाँ बांधी हुई थी, एंड एवरीबडी वाज लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड द इस्लामिक सेंटर, और वो गाइड कर रहे थे रास्ता। तो एक बहुत खूबसूरत जेस्चर है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं और इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान से यूथ बाहर क्यों जा रही है। तो हमारी ये कोई चौथी एपिसोड है इस सीरीज़ की, और आज हमारे पास एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर मुकीम है आइलैंड में, और वो पाकिस्तान आए हुए थे क्रिसमस की हॉलीडेज़ पे। तो हमने उनको अप्रोच किया और वो फॉर्चुनेटली आज हमारे दरमियान मौजूद है। नुमान अली सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं आप? क्रिसमस ये जो है वो मनाने के लिए अपनों में आए हैं या तो नुमान अली हाँ, वो कराची से लोग जाते हैं ना अपनों में ईद मनाने, तो ये असल में गैर मकामी है ना, तो फिर हम अपनों के अंदर क्रिसमस मनाने के लिए बैरून मुल्क से जो है यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो नुमान भाई, सबसे पहले तो हमें पता है कि आपने एनईडी में पढ़ा और उसके बाद फिर आप पढ़ने की कोशिश की। हाँ, पढ़ने की कोशिश, वो सब पढ़ने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ। तो फिर खैर उसके बाद आपकी एक जर्नी रही, तो कुछ आप अगर ब्रीफ कर सकें कि कैसा रहा। अच्छा, आप कराची के बड़े मशहूर डिबेटर भी रहे, तो इसने कैसे हेल्प आउट किया? मैं बेसिकली आपसे वो टिप्स चाह रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी जो एनईडी यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की किसी भी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, तो वो बाहर जाने के लिए क्या रास्ते अख्तियार कर कौन से सकता रास्तों है। से गुजर सकता हाँ, है? और कौन से वाले रास्ते हाँ, आपको पूछना है, कौन से वाले बताऊँ? मैं आपसे डंकी वाले के बारे में बाद में पूछूंगा। अभी आप उसके लिए अलग से करेंगे। अभी आप जो लीगल प्रोसेस है वो बताएं। इसमें यार हमजा भाई ये है कि मैंने जो था वो अपना ग्रेजुएशन किया था, बैचलर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी से। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल काम किया। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी तो उसके साथ मैं एसोसिएटेड रहा। फिर आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी इन मिडिल ईस्ट, तो मैं ओमान गया, वहाँ मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। और फिर अल्टीमेटली ओमान से जो है वो फिर मैं मूव आउट मैंने किया आयरलैंड, डबलिन के अंदर जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इन अ नटशेल अगर आप मुझसे पूछें कि क्या टिप्स हैं या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जहाँ से भाई जिनके थ्रू आप जो है वो यूरोप जा सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इमिग्रेशन पॉलिसी समझनी पड़ेंगी। पहले आपको अपना ये रोल डिफाइन करना पड़ेगा, पहले आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, आप कनाडा की बात करें उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी अलग है। उसको हम कभी इंडिविजुअली अगर हम कभी डिस्कशन करेंगे कि कनाडा कैसे जाना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है, उस पर हम कोई रेलेवेंट पॉडकास्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एक्सक्लूसिवली यूरोपीय यूनियन ईयू की बात करूं, या मैं उसके अंदर भी अगर मोर स्पेसिफिक हो जाऊं, डबलिन की या आयरलैंड की बात करूं, तो उसमें 3 से 4 चीज़ें हैं।
पहली चीज़ तो ये कि यू नीड टू हैव गुड एंड एडुकेट एक्सपीरियंस विद इन पाकिस्तान। मतलब आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएंगे मास्टर्स करने के लिए, जो थोड़ा सा एक मुश्किल तरीक़ेकार है, ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा सरमाया चाहिए। तकरीबन आपके पास अराउंड 80 लाख टू 1 करोड़ आपके पास होने चाहिए अगर आपको मूव करना है। बिल्कुल, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ यूनिवर्सिटी की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, फिर अकोमोडेशन बहुत महंगी है, यूरोपियन अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर कम्यूट है, खाना पीना एंड एवरीथिंग एल्स। तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है वो आपके पास बैक इन द बैग होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। द अदर वे अराउंड इज़ कि आप जो है वो जॉब पे जाएँ डायरेक्ट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ लकी इनफ टू गेट ए स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एन आयरिश मल्टीनेशनल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपको वहाँ डायरेक्टली एक जॉब मिले, और जो डटे है जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड एंटरप्राइज जो है, जो आयरलैंड का अदारा है, वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू करेगा, और उसके बाद आपको जो है एक जॉब सिक्योर करनी है। मतलब आप जब जॉब सिक्योर करेंगे तो आपकी कंपनी डेटे को रिक्वेस्ट करेगी कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू करे, और उस एम्प्लॉयमेंट परमिट की बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे और फिर आप आगे जाएंगे। इसको करने के लिए ये है कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते भाई। अच्छा, कोई एक रुपया भी वो आपको कंपनी सारे सब expenses वही चीज़ें bear करेगी। कंपनी अच्छा। कहती है। इसमें एक स्कैम बड़ा कॉमन होता है कि लोग जो हैं वो एक जो है एक हम अगर उर्दू की कराची वाली उर्दू की ज़बान में बात करें तो मंजन दे रहे होते हैं कि 60 लाख रुपए जमा करवाएं और यूरोप के अंदर नौकरी पाएं एंड ऑल दैट। तो ये सारे स्कैम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी जेन्युइन है और वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी, 1 रुपया भी नहीं। नवान भाई, व्हाई इट वाज आइलैंड? मतलब आप यूरोप में कहीं और भी तो जा सकते थे। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हमजा भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा, आपने अप्लाई, यानी आपका अपना कोई माइंडसेट था कि मैंने आयरलैंड जाना है या मैंने कहीं पर भी जाना है जहाँ से भी मुझे अच्छी ऑफ़र हो जाए, और वो ऑफ़र लेने के लिए आपने यानी इंटेंशनली जानबूझ के आपकी ख्वाहिश यही थी, या आप कहीं भी अप्लाई करते रहे और खुशकिस्मती से आपको आयरलैंड से ऑफ़र आ गई, क्या हुआ? अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बड़ा एक ऑनेस्ट आंसर बताऊँ ना, मतलब आई वुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो शायद कोई यकीन भी ना करे, लेकिन मैंने यूरोपीय यूनियन में EU के अंदर सिर्फ 2 नौकरी में अप्लाई किया था, और दोनों आयरिश कंपनीज थी, और मैंने एक ही दिन अप्लाई किया था सिर्फ। मतलब ये एक बड़ी ये अल्लाह वाला का मगर कोई वेल थॉट डिसीजन था या बस इट वाज अ वेल थॉट डिसीजन। लाइक हुआ ये था, इसकी बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पाकिस्तान इंडिया का एक्चुअली मैच चल रहा था एशिया कप का। तो पाकिस्तान ने जो था वो इंडिया के मेरे ख्याल से 4-5 आउट कर दिए थे, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह ने आउट कर दिया, तो फिर बारिश हो गई थी बीच में। तो जब बारिश हुई, अगर आप लोगों को वाला मैच याद हो, तो अब मैं उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में ओमान में होता था, मस्कत में, तो वहाँ मैं अकेला था, कोई दोस्त वगैरह भी वहाँ नहीं था। वो मैच देख रहा था, तो मैच सस्पेंड हो गया। तो मैंने कहा कि यार अब क्या करें। तो ऐसे ही मतलब मैं रैंडमली यूट्यूब जो था वो सर्फ कर रहा था, तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी हैं, जी जी बहुत बहुत मशहूर, मतलब उनके कई वो हैं, चलो चलो इधर एग्जैक्टली चलो, एग्जैक्टली आयरलैंड चलो, एग्जैक्टली अमेरिका एग्जैक्टली। चलो, कतर चलो। तो बस मशहूर अल्लाह डेटा साइंटिस्ट अल्लाह ताला का करना कुछ इस तरह से था। अच्छा, ज़ीशानुल हसन उस्मानी वाज द पर्सन जिनको मैं आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड। तो एक बचपन में रिसाला आता था, जरीदा आता था ग्लोबल साइंस के नाम से, तो उसके अंदर भी वो लिखा करते थे। उनकी एक किताब थी जब वे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गए थे निशान भाई, तो वो मैंने पढ़ी थी बचपन के अंदर। तो ही हैड ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, ही स्टिल इज एन इंस्पिरेशन। आप अपना बचपन किसको कह रहे हैं, जब आप मैट्रिक इंटर में थे? नहीं बचपन हमेशा से देखे मुताल्ले का शौक था, तो 3-4 क्लास से जो थे वो पढ़ लेते अच्छा, उस चीज़ें। वक्त ग्लोबल साइंस। उस टाइम ग्लोबल साइंस था बिल्कुल 2000, मेरे ख्याल से बाद में शायद गलत जाके बंद भी हो गया था ग्लोबल साइंस। पता नहीं अभी आता है नहीं आता, मगर वो लेकिन हाँ, था ग्लोबल साइंस उस अभी टाइम भी। मतलब निशान साहब मेरे ख्याल में 2004-2005 के टाइम के ऊपर वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर गए थे। तो ज़ीशान भाई की वीडियो आई मेरे ना, उसके ऊपर स्क्रॉल करते हुए स्क्रॉल आपके करते हुए सामने, न्यूज़ फीड के अंदर आ गई, तो उसके अंदर लिखा होता चलो चलो आयरलैंड चलो। अब प्रोबेबली आउट ऑफ बोर्डम या लाइक आई हैड टू लाइक सर्फ एनीथिंग, तो मैंने जो था कि कुछ काम की चीज़ देख लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही अल्लाह का करना था कि मैंने उस पर क्लिक किया और वीडियो मैंने सुनना शुरू की। अब उसमें ज़ीशान भाई आयरलैंड के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे थे, तो माशाल्लाह हर मुल्क के ही करते हैं वो। तो मैंने जब उस वीडियो को सुना और मैंने थोड़ा सा उसको एनालाइज किया, तो एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस। और उसमें अगर मैं कहूँ कि समझ लें 3 मेन क्रिटिकल रीजंस थे, 3 मेन ट्रिगर पॉइंट्स थे, जिसकी बुनियाद पे आई थॉट के प्रोबेबली आयरलैंड इज़ द प्लेस टू गो। पहली चीज़ ये थी कि आयरलैंड जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है, तो सबसे मज़े की बात यह है कि आयरलैंड के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश है। हर बंदा वहाँ अंग्रेजी So बोलता you don't have to learn a new है। language. So there is no language barrier. So Right. that was the biggest advantage that I had in case I immigrate to Ireland. आप जर्मनी जाएं आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, आप इटली जाएंगे इटालियन के बिना आपका काम नहीं हो सकता।
आप ये कह रहे हैं कि जो चूँकि हम बरतानवी कॉलोनी रहे, ब्रिटिश कॉलोनी, तो उसका आपने नहीं, फ़ायदा और इंग्लिश उठाया। मीडियम स्कूल है, हाँ। पढ़ते हैं हम आमतौर पे अंग्रेजी और वो फिर वही कॉलोनियलिज्म की देन है ना फिर बेसिकली। अच्छा, मेरा अलहमदा करियर जो था वो, जो मैंने जॉब की पाकिस्तान के अंदर, इट वाज अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वहाँ इस्तेमाल करते थे। फिर मिडिल ईस्ट में इंग्लिश ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, सो प्रॉब्ली दैट वाज लाइक प्रीटी इजी फॉर मी टू लाइक फिट इन। तो पहला मेरे लिए सबसे की वो ये था कि नो लैंग्वेज बैरियर है, लाइक इंग्लिश और इंग्लिश हम बोल सकते हैं, समझ अच्छा, ये सकते हैं। काफ़ी बड़ा मसला बन जाता है जब बहुत आपको ज़्यादा, वहाँ की ज़बान नहीं आती, बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियस फिर बात है, तो लोग वो जापान जाते हैं तो जापान में एक पूरा उनका तो वो सीखने ये का होता जो है कि आप जर्मनी में इस तरह फिर आपके होता हाथ है। में हमेशा बस वो गूगल ट्रांसलेट की ऐप रहती ये है और टर्की में आप भी यही है, बड़ी मुश्किलों हाँ। से, मतलब मुझे एक साहब ने बताया कि वो हम वहाँ गए, आपकी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, दुनिया में क्या क्या कुछ होता है। वो कहने लगे हम गए तो हमारे साथ जो उनकी भांजी थी वो बीमार हो गई, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तो कहने लगे हम डॉक्टर के पास गए और उनको कहा जाके कि शी इन पेन, तो बोल रहे क्या होता है, तो बोलने फिर हमने पूरा एक्शन करके दिखाया, पेट पकड़ के लेट गए, उसने बोला अच्छा ये हो रहा है, हाँ तो वहाँ डॉक्टर जाहिल हाँ तो हैं, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। नहीं मेरे साथ हुआ, मुझे एक खातून मिली कपाडोकिया के अंदर, बहुत अच्छा। अच्छी वो इंग्लिश बोल रही थी। टर्की में यहाँ, हाँ अच्छा। टर्की में ना, तो मैंने परेशान होकर उनसे पूछा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे, तो उन्होंने कहा कि बेटा असल में मैं तुर्क नहीं हूँ, मैं हूँ ब्रिटिश। तो जो वाहिद कोई मिली जिसको मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी लगी है, तो वो तो भी वो भी वहाँ की नहीं वहाँ थी की मतलब। नहीं थी। हाँ, मगर सही ये है। कि अब चेंज हो रहा है, यूरोप के अंदर अब इंग्लिश का एक ट्रेंड बढ़ रहा है। वो असल में ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, वो अब दुनिया में एक अपना असर दिखा रहा है। हाँ, लेकिन देखें जो अब कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं विच आर वेरी एडमेंट इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग द लैंग्वेज। तो अब जर्मनी की बात करें तो जर्मन्स आर लाइक वेरी एडमेंट, वो नहीं नहीं agree करते। करते, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, ये सब फ्रेंच लोग नहीं हाँ। करते, और इटली के अंदर नहीं है, स्पेन के अंदर थोड़ी बहुत लोग बोल रहे हैं, स्वीडन। वो जो पुरानी इनकी किंगडम्स रही है ना, वो उसका एक असर वो है कि भाई हम वी आर हाँ हाँ, मतलब फ्रेंच। बहुत फर्क है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो कितना इकट्ठ के साथ रहते हैं, कितने यूनाइटेड हैं। वो यूरोपीय यूनियन, यूरो, और उनका वीजा का कोई मसला नहीं है, तो शेंजन है, तो वो पूरे दसियों साल तक उनमें लड़ाई भी रही है ना, फिर उसके बाद उन्होंने सीखा के बस साथ दिस इज कैसे व्हाट रहना है। दिस इज 10 व्हाट करोड़ मैच्योरिटी इंसान इज। मारे एक दूसरे के इन्होंने, ये विंस्टन चर्चिल और हिटलर ने मिलके आपस में। अच्छा आप कंटिन्यू करें। तो जी वो सर, वो तो फिर लैंग्वेज वो लैंग्वेज वाली की आपने बैरियर नहीं था बड़ी आपका, मज़े की हाँ। बात की, तो वो मुझे एक शेर भी याद आ गया कि वो है ना कि बहुत नज़दीक होकर भी वो इतना दूर है मुझसे, पुकारा जा नहीं सकता, इशारा हो नहीं सकता। देख रहे हैं आप, डिबेटर भी यही बोल रहे हैं। ये ना एक और बात पुकारा भी जा है। नहीं सकता, इशारा हो नहीं इशारा सकता। हो नहीं सकता। क्या बात तो है, आप बात समझाएंगे किस तरह? तो आप डिबेटर के साथ साथ एक बात और बता दें कि मैं सिंगल भी हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हम ये बहुत इम्पोर्टेंट इस पे आगे पॉइंट बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप देखें, अब इस तरह के मामलात अगर हैं तो सिंगल फिर पाकिस्तानी सिंगल मुस्लिम लिविंग इन पाकिस्तानी है, यूरोप। आयरलैंड में रहता है, तो उसके क्या, उसके भी क्या फजाइल चल और मनाकिब क्या आपसे पूछेंगे। तो लेकिन ये जी, खैर, सो जो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पहली चीज़ थी वो ये था कि लैंग्वेज बैरियर नहीं था, सो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट वो था। दूसरा एक बड़ा मज़े का एडवांटेज ये था कि इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। आयरलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक इफ़ यू मैनेज टू गेट अ जॉब एट द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, तो 21 महीने के बाद आपको आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, अच्छा पीआर मिल जाती है आपको। और अगर आप जो है वो 5 साल आइलैंड के अंदर रहते हैं ऑन क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, या हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि CSEP एग्जैक्टली क्या है, जनरल वर्क परमिट क्या है, तो उसके अंदर अगर आप 5 साल रहते हैं उसके बाद आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है। एंड द चेरी ऑन टॉप इज कि आयरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, अच्छा, रशिया के बाद किसके बाद? जर्मनी के बाद। जर्मनी के बाद। 192 कंट्रीज के अंदर आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, 192 कंट्रीज, अच्छा 192 कंट्रीज। तो सेकंड ये था कि इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी कन्वीनियंट थी, बहुत फिजिबल थी, दैट वाज अनदर रीज़न। थर्ड थिंग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो ये था कि आयरलैंड जो है उसकी स्ट्रेटेजिक जो डेमोग्राफी ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाइक आयरलैंड यूके के साथ भी उसके बहुत अच्छे टाइज हैं, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, यूके के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। माजी की कुछ तलखियाँ हैं लेकिन उन्होंने उसको भुला के आगे बढ़े और अच्छे फॉरेन अफेयर्स जो है उनके वो उन्होंने रिडीम किए। यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आयरलैंड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, इन सब के हेड ऑफिस मौजूद हैं आयरलैंड के आयरलैंड अंदर। में। तो टेक बहुत बूम कर रहा है टैग आयरलैंड के बहुत अंदर। ज़्यादा बूम कर रहा है। और उसके बाद जो है वो ये है कि EU का ये ऑलरेडी पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन भी इनको सपोर्ट कर रहा होता है। शेंजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि डेफिनेटली एक आइलैंड है, तो जाहिर सी बात है बाय रूट कनेक्टिविटी नहीं है बाय रूट, लेकिन ये EU का भी पार्ट है। तो जो उसकी स्ट्रेटेजिक जो डेमोग्राफी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसके अंदर ये होता है कि आयरलैंड के पे स्किल्स बहुत अच्छे हैं।
जो आप बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें ना, अगर आप बात करें आप इटली चले जाएँ या आप स्पेन चले जाएँ, तो वहाँ पे स्किल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। एंड इवन ये शायद आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ से जॉब ढूँढने के लिए आयरलैंड में आते हैं। तो अच्छा यस, ये यस। उनके लिए भी आयरलैंड एक मतलब बहुत वायबल जॉब मार्केट है, हाँ बहुत जॉब वायबल मार्केट सही मार्केट है। डबलिन वैसे भी मतलब पिछले कोई 10-15 सालों में बहुत, काफ़ी डेवलप हुआ है। बहुत ज़्यादा आप ये डेवलप हुआ समझ है। लें कि यूरोप का एक नया सिंगापुर या हाँ, मतलब कहना तो सही नहीं होगा मगर टू करीब-करीब टू कुछ अर्ली हाँ, बट लाइक इट्स इन द प्रोसेस, इट्स इन द पाइपलाइन। और लेकिन ये है कि अगेन वो एक्सपेंसिव भी है डबलिन, लाइक इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। लेकिन ये मेन अगर आप कहें तो ये मेन 3 की पॉइंट्स थे कि पहली चीज़ ये कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत फ्रेंडली है, एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है वहाँ का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा मुल्क है, 6 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा 6 मिलियन में से 3 मिलियन 3.5 मिलियन लोकल लोग हैं और बाकी 2.5 मिलियन जो है वो बाहर के लोग हैं जो नॉन आयरिश हैं। तो जो सोसाइटी है बड़ी इंक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं और आपको फ़ील नहीं होता कि आप किसी जो है ना वो अब्रॉड मुल्क के अंदर है। लाइक एवरीबडी सो वेलकमिंग, जो भी बंदा आपसे मिलेगा वो आपको वेलकम करेगा, एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। और मतलब मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी थी जाज़िब भाई, प्रोबेबली शायद आपको हैरानी हो सुनकर, अभी रिसेंटली जब ईस्टर आया था अप्रैल के अंदर, क्रिश्चियंस का ईस्टर होता है, तो उसके अंदर जो चर्च था उसकी सिक्योरिटी और उसमें जो नेविगेशन करनी थी कि ट्रैफिक को कंट्रोल कहाँ करना है, जाना है एवरीथिंग एल्स, तो उसमें मैं वॉलंटियर कर रहा था, मुसलमान अच्छा वॉलंटियर कर रहे थे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जब हमारी बकरीद की नमाज़ थी या हमारी ईद की नमाज़ थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो आयरिश हैं प्रॉपर, उनके गलों कुछ के गलों के अंदर जो था वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल था। कुछ सिख भाई थे हमारे जिन्होंने पगड़ियाँ बांधी हुई थी, एंड एवरीबडी वाज लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड द इस्लामिक सेंटर और वो गाइड कर रहे थे रास्ता। तो एक बहुत खूबसूरत जेस्चर है जो इंक्लूसिविटी को शो करता है कि कितनी इंक्लूसिव और कितनी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से मेन 3 रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे मैं समझता अच्छा हूँ कि वर्ल्ड वॉर आयरलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशली ये आयरलैंड का क्या किरदार रहा है यानी यूके के साथ और बाकी यार जर्मनी के साथ आयरलैंड का किताब बहुत कह लें इम्पार्शियल था हम्म, और आयरलैंड हमेशा से जो है ना कह लें एक पीस लविंग कंट्री रहा है। अच्छा बहुत इवन मज़े की बात है कि आयरलैंड के पास अपनी आर्मी भी नहीं है। अच्छा यस, आयरलैंड के पास अपनी आर्मी भी नहीं है। तो ईयू के साथ जो उनके मामला हैं, ईयू आप के कुछ और कहना चाह रहे हैं मगर सही है आप आगे बात हाँ, वो समझ गए ना आप। तो अब मैं छोड़ें, मुझे जो है ना वो एयरपोर्ट के थ्रू जाने का शौक़ है, तो बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं थोड़ा सा ठीक प्रेफर नहीं करता, तो समझ तो आप ही होंगे। तो ये वाला मामला है, तो इट्स अ वेरी पीस लविंग कंट्री और लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो दैट हैज़ बीन द स्टोरी। वेरी गुड ये बहुत अच्छा हो गया एक तो यकीनन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी लेकिन मज़ीद ये कि हम एक चीज़ ये सोचते हैं कि एक तो पहले इस पे बात कर लें वैसे कि ये सिंगल है अभी भी अभी तक हाँ ये भी एक बड़ा रिस्क है हाँ तो ये सिंगल पहले तो ये सवाल करते हैं कि ये वाकई आयरलैंड में अकेले रहना ये रिस्क है या नहीं किस एतबार से? तो किस अच्छा नौयत नहीं से? हजाते भाई हम जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो यूरोप में रहती हैं जी बाहर जी कहीं भी बिल्कुल रहती हैं हम उस पर तो एक आपसे एक अलग सवाल आने वाला है आइंदा कुछ मिनटों में लम्हात में से। मगर जो बात आपने सिंगल होने के हवाले से की तो ये बात आप सब लोगों के लिए है अगर आप में से कोई समझता है तो ये हमारे पास सिंगल मौजूद है सिंगल है पाकिस्तानी है मुसलमान है और अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है, अच्छा, थैंक यू फॉर द रिकग्निशन, मींस अ तो हाँ लॉट। मैं ये पूछ रहा था कि लाजिम बात है देखिए जानते भाई आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया मुझे अभी तक मैं मोरालिटी। पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आप तो मेरे मोहल्ले वाले हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आपको पहले करेक्टर जो है ना वो कैरेक्टर नाप सर्टिफिकेट ले आयरलैंड गवर्नमेंट तो भाई हर हाल में दे देगी हमारे यहाँ तो मुश्किल से मिलता है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था असल में कि देखिए एक बहरहाल एक क्योंकि कहते हैं कि माशरे का बड़ा असर होता है ना ऑब्वियस बात है कि यानी रमज़ानों में हम देखते हैं कि लोग नेक हो जाते हैं नमाज की पाबंदी करने लगते हैं गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वो होता है कि भाई देखो माहौल ऐसा मिलेगा तो तुम नेकी की तरफ राग़िब होगे गुनाहों से तुम बचोगे बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी लाज़िम बात है यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि बड़ा आइडियल इस्लामी कंट्री है और यानी एक्चुअल में एक मुसलमान मुल्क है दुनिया की जिस तरह बाकी मुसलमान कंट्री है तो उनमें निस्बतन शादी करना आसान है गुनाहों की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से है कि आपके लिए प्रोसेस आसान है चारों तरफ मुसलमान लोग रहते हैं और जो दूसरे तरीक़े हो सकते हैं कि अपने आप को बेराह रवी पे ले जाने के वो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है लेकिन यूरोप में या लाज़िम बात है ये भी एक यूरोपियन कंट्री ही कह लें आप या उसके नेबरहुड कह लें
या आप कह लें कि जहाँ पे मुसलमान ना होने के बराबर होंगे और एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है और उनका कल्चर, उनका सब कुछ वो भी आपके सामने, तो क्या किसी मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बड़ी आजमाइश भी नहीं बन जाएगी आपके ख्याल में कि वो जब जाता है और वहाँ वो भी बगैर, मतलब मैं अभी जो कम्युनिटी, यानी वो एक हम अलग बात करेंगे, लेकिन मैं भी तो ख़ास स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि उस नौजवान के लिए क्या परेशानियाँ, मुश्किलात और आजमाइशें नहीं हैं, और वो उस माहौल में मतलब सब एवरीथिंग इज़ गुड, या कुछ है आप समझते हैं हाँ, क्या? इसमें मुस्लिम शावर का बता दें सबसे अच्छा, वो पहले। बहुत बहुत अहम सवाल है वो। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जानजेब भाई, और ये बड़ा एक कहने बर्निंग और बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और probably that was something that was in my mind as well when I was planning to immigrate to Ireland, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहा और एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली, एक बड़ी प्राउड इस्लामिक रिलीजियस फैमिली में मेरा ब्रॉटअप हुआ। फिर मैं मिडिल ईस्ट में रहा तो वहाँ भी सारा इस्लामिक कल्चर था। आपको कदम कदम के ऊपर जो है वो मसाजिद मौजूद हैं, अजान की आवाज़ आप सुनते हैं, और पर्दा हिजाब आप हर जगह देखते हैं, नज़र आता है एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल। तो मैं था भी ओमान में मस्कत के अंदर, तो वो ज़्यादा लाइक ज़्यादा, इट्स नॉट हाँ, लाइक दुबई के वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक मल्टा कल्चर है, वो इस्लामिक ही आपको इन्वायरमेंट लगता है, सही। बस लगता है रोडें साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। अब लाइक वहाँ जो टाइम मैंने भी स्पेंड किया और जो चीज़ मैंने परसीव की, उसमें पहली चीज़ जहाँ से भाई ये है कि जो सराउंडिंग्स होती हैं ना, वो आप अपने लिए ख़ुद क्रिएट करते हो। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कनेक्टेड रखूँ विद द इस्लामिक सर्कल। आप रेगुलरली जो है वो नमाज अदा करने के लिए इस्लामिक सेंटर जाएं, मस्जिद के अंदर जाएं, और वहाँ जो लोग हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें, तो आप जो है अल्टीमेटली जो है ना वो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है बाहर रहने के हवाले से, ये आपकी जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है ना, उसको बहुत एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर देता है। हमारे माशरे के अंदर जिसको आप पॉजिटिव एतबार से भी ले लें कि चूँकि जैसा आपने बात की सराउंडिंग्स की ना, तो उसको हम एक और टर्म कहते हैं पीयर प्रेशर, लोगों का प्रेशर। अब यहाँ बहुत सारे हमारी बहनें जो हैं वो हिजाब करती हैं, विच इज़ प्रीटी गुड, बट वही लड़कियाँ, नॉट डिमीनिंग देम, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, बट लेकिन वही लड़कियाँ जब बाहर जाती हैं जहाँ उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है, तो वो अपने हिजाब रिमूव कर देती हैं। क्यों? वो यहाँ जो हिजाब कर रही थी, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सनल चॉइस, इट वाज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट और द आउटकम ऑफ द पीयर प्रेशर। लेकिन जब वो वही बाहर जाती हैं तो उनके पास जब फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, तो जो वो करना चाहती हैं वो करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ बाहर रहने के बाद जो आपकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, उसमें से ये पीयर प्रेशर वाला फैक्टर निकलता है, जो एक हिपोक्रेसी वाला एलिमेंट है कि लोग क्या कहेंगे। तो हमारे वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोग क्या कहेंगे, जी उसका बेटा है, मौलवी का बेटा है, इसकी दाढ़ी नहीं है, जी इसका बेटा है मस्जिद नहीं जा रहा, फलाना धमाका, उन फलाना साहब की लड़की है, उसने सर पे जो है वो नहीं, दुपट्टा नहीं लिया हुआ। तो वो सारे फैक्टर्स जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब वो एक बड़ी मज़े की बात है, अभी आप लोग सिंगल होने की बात भी कर रहे थे, तो हम ऐसी मजाक में बात कहते हैं कि जहाँ से भाई वहाँ ना या तो राइट स्वैप होता है या लेफ्ट स्वैप होता है। तो या तो आप जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पे इस्लामी हो जाएंगे, और या फिर अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पर लिबरल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, तो चॉइस आपकी जो एक्चुअल चॉइस है ना, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, वो रिवील हो रही है। और अगर आप जेन्युइनली इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक द नेसेसरी मेजर्स। आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें। जो वहाँ की जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लाइक वहाँ के जिन मुसलमानों से मैं मिला हूँ, वो वही कहते हैं ना, कम हो लेकिन बम हो, तो वो कम हैं लेकिन देर अमेजिंग। उनका जो फेथ है अल्लाह ताला के ऊपर, जिस तरह से वो रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे खुशी होती है कि हमारा जो एक इंटरनेशनल इमेज है मुसलमानों का आइलैंड, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो हमें इस तरह से रिगार्ड करते हैं कि हम लॉ अबैडिंग सिटीजन्स हैं, हमारा अखलाक अच्छा है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं, वी आर स्मार्ट, हम अपने जॉब के अंदर अच्छे होते हैं, वी आर गुड प्रोफेशनल्स। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो लाइक जस्ट इन ऑर्डर टू कंक्लूड व्हाट यू हैव आस्क्ड, कि अगर आप बाहर रहना चाहते हैं और इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। लाइक दे हैव दिस रिलीजियस लिबर्टी। अच्छा बस मैं असल में यकीनन इसके अपने हमजा भाई प्लस माइनस हो सकते हैं, और इस तरह इन्होंने भी कहा, बल्कि इकबाल ने तो कहा था कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, बल्कि कहा कि क्या है जी वो, कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। तो असल में तो मुसलमान शायद इसीलिए मुसलमान असल हो जाते हैं कि वो तूफ़ान मगरिब को जब देखते हैं तो उसके बाद मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन पीयर प्रेशर इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखें मतलब मैं ये समझता हूँ वो उसमें सब डिबेट हो सकती है, अभी हैं भी हमारे साथ नुमान भाई, तो ये और ज़्यादा इसको क्लैरिटी इसकी दे देंगे इंशाल्लाह।
देखिए मैंने एक हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रात के औकात में दरवाजे पे अपने खड़े हुए थे और उनकी 2 अज़वाज भी उनके साथ थी। और इस दौरान में क्या हुआ कि कोई 2 असहाब जो है वो पास से गुजरे, तो उन्होंने गौर से, होता ना अंधेरे में कौन खड़ा हुआ है क्या खड़ा हुआ है, देखा तो देखने की कोशिश की, तो उनको ये तो पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, लेकिन किसके साथ हैं ये नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने गौर से देखा और उसके बाद आगे जाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, रोका और बोला मेरी बात सुनो, इधर आओ। तो वो रुक गए, कहने जी या रसूलल्लाह, आपने फरमाया जी 2 ख़वातीन के साथ मैं खड़ा हुआ था, ये मेरी बीवियाँ हैं। तो मैंने कहा रसूलल्लाह आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा नहीं, मुझे देने की ज़रूरत थी, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में खून के साथ दौड़ता है, और तुम किसी को जाके बोलोगे हमने रात में इनको खड़े देखा है, किसी ख़वातीन के साथ खड़े थे, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं इसलिए खड़ा था। इसलिए पेयर प्रेशर भी, उन्होंने कहा मेरे एक रिलेटिव हैं वो अमेरिका में होते हैं, मुझे पता चला कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ से मस्जिद ही कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, और करीब में कोई मुसलमान भी नहीं है, नहीं वो जिस जगह रहते हैं। तो वो इतना शानदार बंदा है कि वो फजर की नमाज के लिए भी 1.5 घंटे ड्राइव करके जाते हैं, ठीक है, और वहाँ फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। और उन्होंने अपने जो ऑफिस है वहाँ पे जुमे का टाइम हुआ तो उन्होंने अपने बॉस को कहा कि मुझे जुम्मा पढ़ने जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम, कहने लगे सर मैं, कहना और अगर मैं तुम्हें जुमे की इजाज़त ना दूँ फिर? तो उन्होंने कहा मैं, तुम जॉब छोड़ दोगे? उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, फिर मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम जाके नमाज़ पढ़ सकते हो। तो जब उन्होंने जाना शुरू किया, जिस तरह उन्होंने कहा कि बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार देखो इसको ये भी परवाह नहीं है, जॉब खत्म हो जाएगी। तो जब वो जाना शुरू हुए तो बाकी मुसलमानों को भी एकदम ख्याल आया, तो वो सब मिलके गए और जाके उनको बोला अपने बॉस को, सर वो हम भी नमाज पढ़ा। बोला नहीं तुम्हें इजाज़त नहीं है। उसने तो अपने आप को इसके लिए एग्री कर लिया कि वो जॉब भी छोड़ देगा, लेकिन तुम में से तो कोई नहीं है मेरे पास ये बात करने के लिए, इसका मतलब है कि अब तुम्हें सूझ रही है। तो इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, नुमान भाई जानते हैं उनको, वो भी अमेरिका में होते हैं आजकल। तो मुझे कहने लगे यार यादव भाई वहाँ तो कई कई महीनों गुजरे जाते हैं, हम तो अजान की आवाज़ ही नहीं सुन सकते, तो हम अलार्म पे अजान, यानी जो अजान की टाइमिंग है उनमें अलार्म लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर मौजूद है, मैं इस लिहाज से आपको पूछ रहा था। और एक और चीज़ जो मुझे फील होती है कि शायद वो ये कि अभी तो इनकी तो जो डेडिकेशन है वो कमाल है, यानी ये क्योंकि एक इनके ब्रॉटअप ऐसा ही है, और ये एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे घर में इनका जो है वो अपब्रिंगिंग है कि इनका एक इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है, और ये उससे मोहब्बत करते हैं और चाहेंगे कि अपने आप को बचाएंगे। लेकिन कहीं सेकंड थर्ड जनरेशन में आके मामला शायद उतना वो नहीं रहता, यानी हल्का होता चला जाता जो। हाँ, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। हमारे मतलब जब माइग्रेशन हुई तो उसमें हुआ ये कि हमारी जो वालिद की साइड के थे ददियाली, तो हम मतलब हाँ ददियाली, वालिद का जो ननियाल था उसके अंदर एक फैमिली ऐसी थी कि जो कि पाकिस्तान माइग्रेट नहीं हुई, वो यूके चली गई। और अभी जो उनकी वहाँ पे दादा सही ट्रेन में बैठ गए थे। हाँ मतलब वो आज कल के नैरेटिव के मुताबिक सही ट्रेन में बैठ गए थे। जो उनकी थर्ड जनरेशन है वहाँ पे, वो दोनों एक उनमें से एथियस्ट और एक क्रिश्चियन है। मतलब वो जो एथियस्ट हुआ है वो भी इसलिए हुआ कि वो पहले क्रिश्चियन थे, उनके जो फैमिली वहाँ पे जाती, मतलब सेकंड जनरेशन तक आ गई थी पेनिट्रेशन, वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में और उसके बाद वो हुए। अब अगर हम इसको एक बिल्कुल इस्लामिक पैराडाइम से देखें तो ये एक चीज़ बिल्कुल वो है। मतलब हमने बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जो कि यूके या यूएस में रहते हैं और वो उस पर मॉर्गेज के ऊपर घर नहीं लेते। आपसे भी बात हुई थी, आपने कहा था यार ये एक ऐसी चीज़ है, रेड लाइन है। तो मगर बाद में ऐसा होता है कि उन्हीं के बच्चे नॉर्मलाइज हो जाते हैं सारी, मतलब आप कहीं कुछ ना कुछ आप ब्लेंडेड होते हैं ना। कुछ फुका भी इसकी इजाज़त देते हैं, हमारे यहाँ ये वाली चीज़ भी है कि वो कहते हैं भाई उन्होंने तो इजाज़त दी हुई है। अब ये यहाँ पे आके चीज़ें ना बड़ी एक शेडी वो होती है। मतलब ये मेरे सामने एक ऐसी केस स्टडी, और ये सिर्फ एक की नहीं है। आपको अगर याद हो तो एक किताब है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें खातून थी मगर वो पढ़नवासी थी टीपू सुल्तान की, जो कि अंग्रेज़ों के काफ़ी मशहूर जासूस रही, जर्मन से उनको बड़ी अजियत दे के मारा। उनका भी यही है कि वो फैमिली, मतलब वो डायरेक्टली पढ़नवासी तो नहीं थी उनकी, नूर बानो शायद उनका नाम था। वो बच्चों के लिए वो किया करती थी, पहले रेडियो के ऊपर नज़में पढ़ा करती थी। रेडियो के लिए वो बेसिकली म्यूजिशियन थी, क्योंकि वो जो इनकी नवासी थी, उनकी शादी जो है वो जहाँ हुई थी वो कोई उस्तादों का ख़ानदान था, कव्वाल वग़ैरह थे,
और फिर वो रशिया गए, रशिया से फिर वो लंबी कहानी है वो, मगर वो इस तरह से मूव करती है। तो ये मतलब इस तरह की कई इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि जब आपकी शायद पहली जनरेशन तो बड़ी अच्छी मुसलमान रही हो, मगर सेकंड और थर्ड के अंदर इस तरह की डेविएशन अच्छा, अपना नोमान भाई ये भी बताएं कि वहाँ पे जिस तरह आपने कहा ऑब्वियस बात है कि एनवायरनमेंट मैटर करता है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या पोजीशन है, मतलब आयरलैंड में क्या किस तरह है वो, और कितनी उनकी तादाद है, और उन्होंने अपने आप को किस तरह मैनेज कर रखा है, आप लोग किस तरह पाकिस्तानी जो है वो किस तरह मिलते जुलते हैं, या क्या उसका होता है, या कम है, जो भी है हम चाहेंगे कि पाकिस्तानी हो, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ है और वो अपने तौर पर। अब इस पॉडकास्ट के बाद और ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना वहाँ, और ज़्यादा लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो आप अभी आ रहे हैं? वैसे हम आपसे ना एक बड़ा कोई नहीं, मैं असल में देखिए वो हमारी ये ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश है, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। असल में इसके ऊपर ना कुछ यानी ठीक है, असल में ये कुछ इसमें ना फ़िक़ही मौजू हम तो डिस्कशन के अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन वो फ़िक़ही जो बातें हैं या जो दारुल इस्लाम दारुल इस्लाम की बहस कह लें, या ये वाले जो बड़ी सीरियस बहस है, सीरियस डिबेट है। और ये भी डिबेट है कि एक बंदा, मतलब सवाल ये है कि हिजरत क्यों कर रहा है। अल्लाह के नबी वसल्लम की जो हदीस है, जो हम बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और वो पूरी हदीस ये है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते के लिए हिजरत करोगे तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, और अगर तुम किसी औरत के लिए हिजरत करोगे तो तुम्हें उसका ही अजर मिलेगा। यानी तुमने एक औरत के लिए, मतलब जिसने जिस चीज़ के लिए किया, इंसान के लिए वही है जिसका उसने कसद किया। हाँ, तो यानी आप अगर ईमान के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं कि मैं ईमान को प्रमोट करूंगा, लोगों तो इस्लाम फैलाऊं, तो वो एक अलग बात है। माश के लिए जा रहे हैं, फिर माश में भी कैटेगरीज हैं कि मैं क्यों, मेरा क्या पैराडाइम क्या है, मेरा परसेप्शन क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस वक्त वो नहीं है, तो हम नुमान भाई को घेरने की बजाय मैं ये सिंपल बात कर रहा हूँ, वीज़ा कैसे, हाँ यानी आसानी ये करते हैं कि तो नहीं, जो पाकिस्तानी है भी या जो जाना भी चाहते हैं, कम से कम वो इस मामले में तो यकसू रहे हैं कि यार हमें अपने आप को किस तरह बचाना है या काम करना है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे है और किस तरह वो रहते हैं। वो आपने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया था ना कि यहाँ हिजाबी थे, वहाँ जाके हिजाबी नहीं रहे। हाँ, तो ये आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो नामहरम ख़वातीन? ये भी सिंगल है। तो नहीं, मैं कल्चर इम्पैक्ट की बात पूछ रहा हूँ कि जो वो उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे इधर लड़कों के अंदर भी, मतलब हमसे शराब वीड बहुत कॉमन है। मतलब बहुत सारे लड़के जो हैं वो वहाँ, मतलब इट्स वेरी कॉमन के लोग जिन लड़कों के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते कि वो इतना ओपनली शराब या अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, दैट इज़ वेरी कॉमन देयर। क्लबिंग इज़ वेरी कॉमन, वीड बहुत ज़्यादा पी जाती है, वीड लाइक बहुत सारे लोग। सर्दी होती है शायद इस वजह से पीते हैं। अच्छा सवाल है। और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो खैर दूध जलेबी भी खा सकते हैं वो, या छुहारे भी मिलती नहीं है ना वहाँ पे, छुहारे मिल जाते हैं, डेट्स आप कस्तूरी का दूध भी, कस्तूरी दूध कहलाता है ना, गर्म दूध जो होता है, वो भी पी सकते हैं ज़्यादा। ये आपको बिजनेस आइडियाज़ देना है आइलैंड के। हाँ, नो डाउट गर्मी सर्दी का तोड़ है। सो अच्छा, अब इसकी दो एतबार से बात करें। देखें, पहली बात जिस पर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि आपके आने वाली जो नस्लें हैं जो आपके ऑफिस में आएंगे, उसकी रिलीजियस इंटीग्रिटी जो है वो आप कैसे रिडीम करेंगे। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो सोसाइटी मोरल डिक्लाइन का शिकार है। रिलीजियस डिके जो हो रहा है ना, ये थ्रू आउट सोसाइटी के अंदर हुआ है। क्रिश्चियनिटी में बहुत पहले आ गया था, जब चर्च और जो आपका वो था, जो चर्च और कोर्ट है, यानी जो रियासत थी और चर्च का जब आपस में चर्च एंड स्टेट का जो तनाज़ा था, डिस्प्यूट था, उस टाइम पर क्रैक्स जो थे वो डेवलप हो गए थे, जो आगे जाके डिसइंटीग्रेट होती गई चीज़ें। तो क्रिश्चियनिटी में बहुत पहले आ गया था। मुसलमानों के अंदर अब पिछले 50 सालों के अंदर ये चीज़ डेवलप होना शुरू हुई है। तो जो रिलीजियस डिके है ना, वो आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात करूँ, अभी मैंने ना शायद आपने देखा हो, काशिफ हफीज साहब पल्स कंसल्टेंट पीसीओ, उनकी एक पूरी रिसर्च है जेन जी पे, और उन्होंने बताया कि मैंने उनका एक पॉडकास्ट भी स्टार्टअप वालों के साथ है, वो भी आप देख सकते हैं, उनका सेशन भी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जेन जी है, यानी 94 से लेकर 2007 तक की जो हमजा वो तो जेन जी में नहीं आएंगे ना। 2014, हाँ आप नहीं आएंगे। नहीं, मैं तो आऊँगा। आप आगे कब क्या? 1998 के। हाँ, ये जेन जी में। तो लेकिन बाहर से मेरा बायोडाटा भी दे रहे हैं फैमिली वालों को। तो आप वो ये कहते हैं कि ये मिथ है, ये एक मिथ है कि ये जो जनरेशन है हमारी, ये रिलीजियस नहीं है या इनके पास मजहब कम हो रहा है। हाँ, उसका वो एक बहुत अच्छा वो भी बताते हैं। यानी वो आप
ऐसा नहीं, देखें आप अगर आज से 90s की बात करें तो एतकाफ में बैठने वाले ढूंढ के लोग लाते थे आप, कि जिनको बताते थे यार बड़े मियाँ बैठ जाओ, ये भी अज़ाब नाज़िल ना हो जाए मस्जिद में, तो वो 2-4 बुजुर्ग बैठे होते थे हज़रात। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मस्जिदों में जवान भरे नजर आते हैं, और ये मतलब सिर्फ यहाँ पे यहाँ नहीं, नहीं पूरी दुनिया में। जनरली दुनिया में, टर्की के अंदर बड़ा आया, नहीं इजिप्ट के अंदर यूरोप बड़ा के आया, अंदर, यूरोप की अगर हम बात करें या यूरोप यूएस में, की बात करें तो पूरी दुनिया तब्दील हुई है पिछले बिल्कुल, हुफ़ाज़ की तादाद, पहले कोई आपको खाल कोई हाफिज नजर आता था और बड़ी मुश्किलों से, अब तो मस्जिद में मुसल्ले कम पढ़ होते हैं, इतने हाफिज और सारे यंग बच्चे होते हैं। तो ये तो मतलब ऐसा नहीं, और खुद यूरोप में भी यानी इस्लाम, बल्कि मैंने सुना है कि 2050 तक शायद लंदन का भी सबसे बड़ा जो मजहब है यानी यूके में वो इस्लाम हो चुका होगा 2050 तक। उसकी वजह सिंगल लोग नहीं होंगे शादी शुदा अच्छा नहीं, लोग उसमें होंगे। मैं इसलिए मैं बात कर रहा था वो क्रिश्चियनिटी का, तो अब उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो खत्म नहीं होते जा रहे हैं। हाँ, उसमें- मगर आपने जो चर्च और स्टेट की बात की ना, उसके अंदर एक चीज़ तो ये था कि वहाँ पे चर्च ही स्टेट था बेसिकली, जो हाँ मतलब लेकिन खैर बाद में जाके इशूज हो गया था जब मगर हमारे यहाँ ना उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री में आपको कहीं पे भी मौलवी का इंस्टीट्यूशन हमेशा जहाँ पे भी मिला स्टेट के अंडर रहा है। रियासत के अंदर काजी उल कज़ा हो गया या आपका मुफ्ती आज़म हो गया, ये हमेशा सुल्तान के नीचे था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो कुछ जगहों में ऐसा होता था कि मुफ्ती नहीं, ज़्यादा बढ़ जाता था, हाँ। मगर ऐसी इंस्टेंसेस आपको ज़्यादा नहीं मिलती। वहाँ पे चर्च हमेशा डोमिनेंट रहा है, पोप जो है वो हमेशा बिल्कुल ऐसा ही। तो आप थोड़ा सा मतलब वापस अपनी बात को रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो आप क्या अगर कह मैं रहे हैं? आपके लिए बात कहूँ कि जो मोरल डिके की बात है ना, देखें दैट इज़ अ फिनोमेना। जो मोरल डिके है ना, ये एक फिनोमेना है और इनएविटेबल है, ये तो होगा, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। देखें जो मिजाज है ना वो कंसिस्टेंट कभी नहीं रहते। जो वेव है ना रिलीजियस इंक्लिनेशन की, जैसे आपने बात की कि पहले कम थी, अभी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब वो ज़्यादा हो रही है, आने वाले वक्त में हो सकता है कम हो सकती है। तो ये जो वेव है ना ये सब्जेक्टिव होती है, ये कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। हवा जो है ना, फ़ज़ा जो है, माहौल जो है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम जिस एतबार से बात कर रहे हैं कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वहाँ, उनके ईमान का क्या हाल होगा, उनके ईमान का क्या मामला होगा। देखें हमारे हाथ में क्या है, हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए जवाब दें। ये मेरा ओपिनियन है, आई कैन बी राइट ऑन इट, आई कैन बी रॉन्ग ऑन इट, और उलमा कराम इस पर बेहतर वो दे सकते हैं। तो हाँ, तो लाइक आपके हाथ के अंदर ये है कि आप अपनी जो औलाद है आप उसके लिए जवाब दें, आप उसकी बेहतरीन तरबियत करें, और उसके बाद के जो मामलात हैं आपकी औलाद अपनी औलाद के लिए जवाब दे होगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव कि इट्स नॉट दैट मैसिव ऑफ अ कंसर्न फॉर मी। जो मेरा एक ओपिनियन है, आई कैन बी राइट और रॉन्ग ऑन इट। तो एंड इवन अगर कभी आप अगला पॉडकास्ट करें तो उसमें मुझे भी बताइएगा कि इस पे क्या उलमा किराम की रूलिंग, आई वुड लव टू नो अबाउट इट। हाँ मगर हाँ औलाद की तरबियत पे हम आते हैं, क्योंकि ये आपने ना बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वो तो चले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर अगर आप बात करें तो अभी कम है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ। हाँ, कितनी क्या उनकी ये टू बी वेरी फ्रैंक जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट a tentative guess it would be like around 0.5 million probably. 0.5 million अब मैं बिल्कुल एक आई एम जस्ट थ्रोइंग एन एरो इन द एयर लाइक। अच्छा मैंने रियली हाँ मैं बहुत वो कर रहा हूँ, तो मुझे इतना आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, तो मुझे एग्जैक्ट तो नंबर्स नहीं पता, लेकिन ये है कि जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे वो सारे आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी में। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपका स्पाउस है उसके पास स्टैम्प 1 है, तो आपके पास आएगा स्टैम्प 1G, उसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं, लाइक आप कैशियर का काम कर सकते हैं, LD में काम कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। या अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, लाइक आपके पास स्टैम्प 4 आ गई है, फिर आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ जो एक नॉर्मल बंदा करता है। और वंस यू आर द रेजिडेंट तो फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट परमिट की आपको ज़रूरत उस टाइम पर है जब आपको आउट ऑफ EU आना है, लाइक जब आप आयरलैंड का हिस्सा नहीं है या आपके पास आयरिश PR नहीं है, तब तक आपको वर्क परमिट चाहिए। अच्छा नुमान भाई, स्टॉपिंग इट ओवर हियर, हम वापस से जो एक बड़ा पॉइंट है, इस वक्त पाकिस्तान से यूथ बाहर जा रही है, और अच्छा ये मतलब कुछ अगर स्टैट्स वगैरह देखें तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये बल्ज आया है। 2015 में 16 के अंदर इससे ज़्यादा लोग हैं, मतलब अभी 2024 का जो दिसंबर तक का डेटा है, कोई अराउंड आपका लोग जो गए हैं वो मेरा ख्याल है कि 8.5 लाख के लगभग लोग गए थे तकरीबन। हालांकि 2016 के अंदर बल्कि 2015 के अंदर कोई 9.5 लाख लोग गए हुए थे, और 2016 में भी कोई 8.5 लाख लोग गए। 2023 में भी ये फिगर्स इस तरह की रही हैं कि अराउंड 8 लाख या 7 लाख से ज़्यादा लोग गए।
2020 के अंदर फिगर्स थोड़ी कम थी क्योंकि कोविड था, तो 2 लाख था, और उसके बाद फिर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ 2021 में, मतलब कोविड की वजह से चीज़ें कम थी, मगर उससे पहले वो रहा। यह ऐसा नहीं है कि मुल्क की इस वक्त हम कहें कि इकॉनमी कोई एक वो तो बना हुआ है, एक जो परसीव रियलिटी बनी हुई है, वो तो शायद हाँ सुपरफिशियल परसेप्शन अगर आप कहें, वो तो ये बना हुआ है जैसे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मगर ये हमें स्टैट्स ये बताते हैं कि चीज़ें पहले भी, मतलब जब मुल्क की इकॉनमी अच्छी थी 2015-16 में, आपकी हर चीज़ बूम कर रही थी, एक बूमिंग इकॉनमी थी, आपकी ग्रोथ रेट उस वक्त आपका 6+ था, तो उस वक्त भी लोग बाहर जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का बाहर जाना, जहाँ से भाई हम जानते हैं कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मगर वही ब्रेन ड्रेन आपको रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस आ रही है, कोई डॉलर 28 बिलियन डॉलर्स आपको अभी 2024 के अंदर मिले, तो पिछले फिस्कल ईयर में, तो मतलब एक अच्छी फिगर है। हम ये नहीं कह सकते कि जी आपका वो हो गया है। और ब्रेन ड्रेन का भी क्या इंडिया है, में देखें बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमसे कहीं, जबकि वो टैग में इस वक्त टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ मतलब इंडिया को सिटी बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब इंडिया की हाँ। लिविंग कंडीशंस थोड़ी पाकिस्तानी मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनके अपने इशूज़ हैं, मगर चीज़ वही है कि वहाँ से भी लोग बाहर जा रहे हैं। अब मेरा मतलब जो एक बड़ा सवाल है आपसे, वो ये है कि जो एक तो पहले तो हम यूथ के ऊपर बात करते हैं कि यूथ के जहन में जो एक चीज़ चल रही है कि भाई पाकिस्तान छोड़कर जाना है, तो आप जब छोड़कर जा रहे थे पाकिस्तान, आपके जहन में एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? हम हालांकि मतलब एक कोई ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत वाइड सर्वे कर रहे हैं, आप शायद एक बहुत ही कोई मतलब हम एक ही बंदे से पूछ रहे हैं ये सवाल, मगर वैसे आपका क्या मामला था? यार देखें, 4 से 5 चीज़ें होती हैं। अच्छा, पहले अगर आप जो आप स्टार्ट्स बोल रहे हैं ना, इससे पहले भी आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो जब 2003-2004 का जो टाइम स्पैन है, या 2000 का जो टाइम स्पैन है, 9/11 से पहले का, उस टाइम भी एक बड़ा सर्ज आया था, बड़ा बूम आया था। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी तादाद आपकी यूके की तरफ गई थी। तो जो आज आपका यूके, स्कॉटलैंड, जो बड़ा आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड जो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड है, वो इसी वजह से कि वो तो मंगला के भी लोग गए थे, वो हमारा 60s के अंदर बेसिक जो असल में आया था, जो पूरा हमारा आज़ाद कश्मीर है वो सेटल हुआ हुआ है ना यूके के अंदर, तो वो तो मंगला डैम और तरबिला की जो मुतासरीन थे, तो वो वर्ल्ड बैंक ने कहा था भाई आप वहाँ पे इनको शिफ्ट करें। उसके बाद फिर 90s के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर यार जो मेन चीज़ है जिस बुनियाद के ऊपर लोग जो है वो बाहर जाते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना यार हमजा भाई, वो होती है सिक्योरिटी। जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लाइक आप यहाँ करोड़ों रुपए भी कमा लो, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आप जो है वो आपने इतनी मेहनत करने के बाद एक iPhone 15 ख़रीदा, और उसके बाद जो है वो आपने 5-6 लाख रुपए का एक फ़ोन ख़रीदा, बाहर जाता है और रोड के ऊपर कोई ज़रूरतमंद जो है वो आता है और वो आपसे फ़ोन लेकर चला जाता है, तो उस कमाई का क्या फ़ायदा? लाइक आप यहाँ करोड़ों भी कमा लो। यार आप इसको थोड़ा ऐसे भी बताइएगा कि चले हम कहते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे तो क्राइम रेट तकरीबन नेग्लिजिबल है, मगर यूरोप के अंदर या US के अंदर वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब न्यूयॉर्क के अंदर आप कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ आप रात के ना जाए मतलब लेकिन यहाँ तो आप हर जगह कुछ भी, यहाँ हर जगह, यहाँ पे भी मतलब कुछ जगहें तो बिल्कुल ऐसी हैं ना कि जहाँ आप कहते हैं रात को नो गो एरिया, लेकिन इसमें भी आप, मैं आपको सच बताऊं, आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे ना, स्टेट्स देखेंगे, सिर्फ कराची में है ये कहानी। यानी कराची आप क्रॉस करें, टोल प्लाजा क्रॉस करें और आप हैदराबाद चले ना, हैदराबाद के लोग बोलते हैं भाई ये कराची नहीं है। हाँ मतलब हैदराबाद के लोग बोलते हैं कराची नहीं है भाई, आप यहाँ फिक्र नहीं करो। तो मतलब स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची का इशू है, तो हम पाकिस्तान के अंदर बड़े स्पेसिफिक होकर पूछे, मतलब पाकिस्तान के अंदर वो आप कहते हैं कि ये तो खैर कराची की है ना। तो अगर हम टेररिज्म की पूरी वेव को डिस्कस कर लें, तब भी जो है सही एक वो था कि यार मसाजिद महफूज नहीं है, मगर फिर भी अटैक्स ऐसा नहीं था कि पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया में परसेप्शन दिया जाता है ना पाकिस्तान का कि यार पूरा मुल्क ही तबाह हो गया था, तो नुकसान हुआ, हमें कोई 100 बिलियन से ऊपर डॉलर्स का नुकसान हुआ, बट ये था कि फिर भी ऐसा नहीं था कि मुल्क आपका ख़त्म हो गया है। इसमें देखें पहली चीज़ जो सिक्योरिटी की है ना, वो एक वैलिड रियलिटी तो है, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इस्लामाबाद का, मुझे याद है वो एक मीम भी बनता था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाला, वो इस्लामाबाद एक बंदे ने जाम कर दिया था, ठीक है। अभी अब हम बैठ के बात कर रहे हैं कराची की सड़कों के क्या हालात होंगे हमें नहीं पता। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है, हमने मतलब एक
लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मैं आपको एक पेसिमिस्ट थॉट लगे कि मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बट जस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड। मैं थोड़ा सा बेसिकली ना हाँ। कंपैरिजन भी आप हाँ। दें, मतलब लोन वुल्व्स हमें पूरे यूरोप में मिलते हैं ना। अभी वो ये रियासत रिसेंटली तो स्ट्रांग है ना, रियासत तो कुछ करती है, रियासत की एक रिट तो है। यहाँ कच्चे के जो डाकू हैं उनके ऊपर क्या रियासत की मतलब कोई आप रिट मौजूद है? मेरा ख्याल है आप जो चीज़ आप कहना हाँ। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे आपको रियासत की रेट महसूस, यहाँ पे भी रियासत की रेट है। आपको एयरपोर्ट से ही जाना था ना, किसी और चीज़ में तो नहीं यार जाना था ये कट कर दीजिएगा यार। तो अच्छा, तो तो पहली चीज़ तो खैर लॉन्ग कटिंग, मतलब वो शायद वो हाँ। एक मेरे ख्याल में जहाँ से भाई जो चीज़ आपने भी तो बोली जो ना, भी कुछ थोड़ी हो रहा है वो हाँ। रियासत की रिट ही तो है। नहीं नहीं, उनकी रिट है ये, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं वो जो ये कह रहे हैं। हाँ, वो चीज़ एक शायद ये भी सिक्योरिटी का जो एक बड़ा इशू हमें लगता है वो ये है कि हमें ये महसूस करवाया जाता है मीडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि भाई स्ट्रीट क्राइम्स हैं, बिल्कुल हैं। मतलब कराची में शायद ही कोई बंदा, मुझे अभी एक लड़का मिला जिसने कहा यार मेरा फ़ोन आज तक नहीं चला, तो वो मलिर कैंट में रहता था। तो मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ चेक पोस्ट 6 से जाता है। जो बेचारे मलिर कैंट में रहते थे और वो रिक्शे में उधर जा रहे थे, गेट से पहले उनको रोक के जो है फ़ोन वगैरह उनसे ले लिए थे। मतलब हाँ, दोनों तो चीज़ें, वो मगर राहत तंदूरी का शेर है ना कि लगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उनके भी आएंगे भाई जो बाहर लुट जाएंगे, अंदर तक नहीं आ पाएंगे। तो वो चीज़ है। मगर फिर भी एक चीज़ ऐसी है कि ये एक मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे क्राइम्स वगैरह होते देखिए हैं, ये लीगल ममालिक में भी होते हैं ना। ये तो चीज़ें ये ज़्यादा बेहतर हाँ। बताएंगे, लेकिन मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ ना, हाँ। मतलब जो मैं समझता हूँ, लोगों का ख्याल है कि यार आप पाकिस्तान में जितनी मेहनत कर लो, आप Growth अगरचे नहीं है। अगरचे गलत है, अगरचे हाँ। गलत है, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ आप जितनी मेहनत कर लो आप अपना घर नहीं बना सकते, आप यहाँ जितनी मेहनत कर लें आप अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते, आप यहाँ जितनी मेहनत कर लें आपकी अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, खुदा ना खास्ता आपकी अम्मी आपके अब्बू बीमार हो जाए और उनको कहीं ले जाना पड़े, किसी कोई बड़ा ऑपरेशन कोई बड़ा काम करना पड़े, तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर सकते। आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें आपको 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएं, तो आप नहीं कर सकते। एक नॉर्मल आदमी पाकिस्तान में रहते हुए ये काम नहीं कर सकता। इसकी निस्बत अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर चला जाता है तो वो 1 साल 2 साल 4-5 साल लगा ले तो वो एक अच्छा बैंक बैलेंस रखने के काबिल हो ये जाता जैसे है। भाई वहाँ पे भी जो वो बैंक नहीं है, मैं बैलेंस आपको वो परसेप्शंस बता रहा हूँ। हाँ। यानी मैंने आपको कहा मैं इससे एग्री नहीं करता। मतलब जो घर वाली बात भी है कि उसका घर हो जाता है ना, हमारे यहाँ एक बड़ी चीज़ है, घर हो जाता है, वो मॉर्गेज पे घर लेता है, वो बेचारा फिर पूरी वहाँ जिंदगी आप अपना घर नहीं बना सकते। नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहा बहुत हूँ, impossible। वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वाला वहाँ अगर रहने यानी एक बंदा है, वो लोग क्यों जाते हैं? देखिए हर बंदे की फैमिली पाकिस्तान में ही होती है, वो बहुत शादो नादिर ही लोग यूरोप होते के हैं। अंदर तो आमतौर पे लोग फैमिलीज लेके चले जाते हैं। नहीं वो बाद में, नहीं मिडिल टाइम के ईस्ट के बाद अंदर प्रॉब्लम ये है कि वीजा स्पॉन्सरशिप और वो वहाँ पे भी लॉन्गर लोग गेम अपने नहीं है। रहते हैं मगर families के साथ अभी भी। मतलब तो अभी लेकिन बात डिफरेंट देखें, दो हमें थोड़ी सी तखसीस करनी पड़ेगी। देखें अगर आप बाहर जा रहे हैं ना, उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा इधर वी आर ऑप्टिंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट या फिर आप ईयू या एग्रीटेरियन डेमोक्रेसीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का बॉल गेम, दोनों की डायनामिक्स डिफरेंट है चाहे और हम मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहे, हाँ, मिडिल प्रायोरिटीज ईस्ट इज समथिंग कि वो आप प्रायोरिटीज डिफरेंट हो मिडिल जाती ईस्ट में हैं। ये भी होता है कि यार घर से ज़्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं, पास में ही पास में ही है। लाइक मैं ओमान में था, 1 घंटे की फ्लाइट थी। लाइक मुझे जितना टाइम इस्लामाबाद जाने में लगता था उतना ही मुझे मस्कत से कराची आने में लगता था। ऐसे ही दुबई में सैकड़ों लोग हर महीने चक्कर लगाते हैं। तो अब मिडिल ईस्ट में अब लोग जो आते जो हैं, हर मेन महीने आते हैं। लाइक कमिंग बैक टू द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन कि इंसान लाइक यूथ क्यों जाती है, तो पहली चीज़ तो देखें सिक्योरिटी एक रियलिटी तो है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डेट ऑफ बिल्कुल सही बात पाकिस्तान, ठीक है। आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, लाइक हैंड्स ऑन हार्ट, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जब हम बाहर काम करते हैं ना, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बेहतरीन दिमाग को उस चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं जो इवॉल्विंग होती है, ग्रोइंग चीज़ होती है, जिसमें नई थॉट्स पे काम हो रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो रिडंडेंट चीज़ें हैं, वो सारा काम जो होता है वो आउटसोर्स होकर इंडिया पाकिस्तान आ रहा होता है। तो जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो ब्राइटेस्ट आइडियाज़ पे जो काम करने की लग्जरी है, ये आपको मिलती है यूरोप के अंदर। लाइक मैं अपनी बात करूँ, मैंने तीनों जगह काम किया। मैंने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पे, मैंने पाकिस्तान में काम किया, मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ। तो यूरोप जिस लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है ना, जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, लाइक पाकिस्तान और लाइक इंडिया, साउथ एशिया इज़ नो मैच फॉर दिस। तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और देखें जब आप टेक्नोलॉजिकली साउंड होगे तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपकी ग्रोथ कर्व आपका बहुत बिल्कुल बात है, एक्सपोनेंशियली जाएगा। वो गालिब तहजीब है, वो गालिब तहजीब है। और दुनिया में जो भी गालिब तहजीब होती है
वो इसी तरह हर डायमेंशन में ग्रो कर रही होती है। वही ना जो आलम का जहान में है साहिब इजाद हर हाल में करता है असल में तवाफ़ुज़ का वही ना ज़माना। वो जो आपका कैपिटलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है ना कि आप प्रोडक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो वो तो एक पूरी चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी ये चीज़। और हम मतलब हम इसको उस तरीके से वो भी नहीं कर रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, हम एक चीज़ को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान में बड़ा इशू है जो आपने बात बोली ना कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतना एडवांस होने नहीं देते अपने लोगों को, मतलब हम रिडंडेंट कामों में लोगों को फंसा के रखते हैं, ये एक इशू है। मतलब करिकुलम आप देखें आपका कितना आउटडेट हो गया। अच्छा देखिए इसमें आज के ज़माने एक रियलिटी, माजरत आपकी बात कट रही रह जाएगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए एक रियलिटी ना हम मिस करते हैं, मिस ये करते हैं कि हमने आपस में यानी उम्मत मुस्लिमा ने या मुस्लिम कंट्रीज़ ने आपस में एक दूसरे के इतने इंसान नहीं मारे जितने इन लोगों ने एक दूसरे के मारे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 इन्हीं की वजह से हुई, वर्ल्ड वॉर 2 इन्हीं की वजह से हुई, इन्होंने एक दूसरे के मारे ना। ये सब आपस में यानी हिटलर और विंस्टन चर्चिल कोई मुसलमान नहीं थे, ये यूरोप के ही थे। जर्मनी के 35 शहर सफ़े हस्ती से मिट गए, ये इन्होंने ही मिटाए, इन्होंने आपस में ही मिटाए ना भाई, ये किसी ने तो नहीं किया। लंदन पूरा तबाह हो गया लेकिन एक बात सर, एक बात तय है, जब जर्मनी के 35 शहर सफ़े हस्ती से मिट चुके थे और वो लोगों से भीख मांग रहा था, और उस दौरान हमने भी इमदाद दी 1952 में, हमने भी 1962 में कर्जा दिया था, हमने भी 14 करोड़ रुपए का कर्जा दिया जर्मनी को। लेकिन इस दौरान जर्मनी में रहने वाला कोई बंदा जर्मनी छोड़ के नहीं गया था, और वो आज भी अपनी कौम से उतनी मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़बान से। उनको पता था हमको ज़बान ही नहीं जानता, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। जब जर्मनी सफ़े हस्ती से मिट चुका था, यूरोप जो है ना पोलैंड से लेकर और जो है वो बरतानिया तक सब तब तबाह बर्बाद पड़ा था, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे और अपनी गलतियों से सीख रहे थे। जापान की मिसाल है, जापान की मिसाल है। तो उन्होंने यानी ये भी एक मेंटेलिटी है ना, और ये भी एक सोच है कि भाई कुछ हो जाए हमें छोड़ के नहीं जाना, मतलब हमें यहाँ पे रहना है। ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है, लाजिम बात है, हम शायद, और उन्होंने अपने आप को इसमें किया, और आज वो दुनिया की चौथी, वही जर्मनी आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है ना। वो छोड़ के नहीं गए, जर्मनी छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में ही रहे, अपने जर्मनी में ही रहे। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो हम शायद ये सोचते हैं, और गलत भी नहीं, मतलब मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग जा रहे हैं वो ठीक ही जा रहे होंगे इस लिहाज से कि वो सोचते हैं कि यार हम क्या करें, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा इतनी मेहनत करो और आखिर में पता लगा जान भी ना बचे, मतलब माल तो छोटी चीज़ है, जान ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे, तो वो चले जाते हैं यार। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ और बड़ी, एक चीज़ और, सॉरी टू इंटरप्ट यू जानसर भाई, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि दो आप कह लें। एक तो ये होती है कि जो मेंटल पीस है, जो वर्क कल्चर है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जो रियासत है ना वो ओनरशिप लेती है। लाइक अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि हम इलाज मुआवजे की सहूलियत की बात, देखिए टैक्स आप यहाँ भी पे कर रहे हैं, टैक्स आप वहाँ भी पे करते हैं, ठीक है, यहाँ भी ठीक ठाक टैक्स है। मैं जब अपने वर्क कोलीग से यहाँ बात करता हूँ तो वो भी बेचारे 30%, 35%, 40% टैक्स वो भी पे कर रहे हैं, और हम रो रहे होते हैं कि हम 40-50% टैक्स पे करते हैं। लेकिन डिफरेंस इज़ मैसिव। जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिल रही हैं, हेल्थ केयर मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, सिक्योरिटी है, आपके राइट्स हैं, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि आवाम कहती है कि यार हम पैसे भी दे रहे हैं, लाइक वी आर जस्ट बर्निंग अप मनी, लाइक वी आर जस्ट, अच्छा मनी इज जस्ट एंडिंग अप इन स्टॉक। आपकी ये वाली बात ना, मतलब हेल्थ केयर के अंदर, मैं खैर हेल्थ केयर पर आता हूँ क्योंकि एक पॉइंट काफ़ी अभी इशू हुआ है यूके के अंदर, कनाडा के अंदर भी अपॉइंटमेंट्स आपको 8-8, 9-9 महीने बाद के मिलते हैं। और मतलब ये एक बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान में तो आप प्राइवेट क्लिनिक चले जाएं, वो आपको 200, 300, 500 रुपये में चेक कर लेता है डॉक्टर। वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक बहुत महंगा पड़ता है, आपकी इंश्योरेंस उस तरह से कवर नहीं करती। बट हैविंग सेड दिस ऑल, मैं मतलब अगर पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम बात कर रहे थे ना, मैं पाकिस्तान में ऐसे लड़कों के बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया और उसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्लोर की जिसकी वजह से 19 साल का लड़का जो है वो 22-23 साल में उरंगी का लड़का गुलशन में अपना घर खरीद सकता है। सही है यार इसमें, अच्छा दैट्स अ वेरी तो गुड। अच्छा अब ये एक्सेप्शन ज़रूर है, मगर उसकी वजह क्या? अच्छा वो उस लड़के ने क्या बात बोली थी, मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, मतलब मैं उसके रेफरेंस से जानता हूँ। उसने बोला कि यार हम 5 दोस्त हैं, हम 5 दोस्त एक ही काम करते थे, और उसके बाद हुआ ये कि हम सब ने किया, मगर जो बात उसकी मुझे बहुत स्ट्राइक की, उसने कहा यार हम अपनी चीज़ों को इस तरह आपस में शेयर नहीं करते थे, मतलब कोई बताता नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, हम करते सब एक ही काम थे, मगर सबके अपने अपने सीक्रेट्स थे। तो हम अपने सीक्रेट्स के साथ वो रहे, ये इस बात से मतलब मुझे वो पुराने तबीब याद आ गए कि जो बेचारे अपने साथ लेके मर के दवाएं, और ये चीज़ बड़ी नॉलेज शेयरिंग नहीं है ना, नॉलेज शेयरिंग नहीं, और मतलब ये बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का। नुमान भाई ने तो सब कुछ बता दिया कि आने के क्या तरीके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं कुछ उन्होंने। ये देखिए, अच्छा मुझे एक जो थॉट प्रोसेस की भी जो बात है ना हमजा भाई, मतलब हमें ऐसा लगता है जानसर भाई,
एंड विच इज़ प्रॉब्ली द डिलेमा ऑफ द सोसाइटी कि हमारे एक तो ना थोड़े से 150 होशियार बनने का हमें शौक है, सॉरी टू से डैट, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक चीज़ है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमें ये लगता है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरे को गिराना ज़रूरी है। लाइक जो बंदा साथ है उसको गिराओगे तभी आगे बढ़ोगे। तो पूरी दुनिया में वैसे ये नहीं, इंसानी फितरत है, नहीं, वो तो ये तरबियत के नतीजे में आती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो वर्क ये मैं भी समझता था, मैं भी ये सोचता था, लेकिन जो डेवलप आप जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर या किसी आप डायरेक्टली बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो वहाँ प्रॉपर जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉइज़ के, और वो उसको परसू करते हैं, नॉट जस्ट ऑन द सेक ऑफ पेपर्स, वो उसको बाकायदा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको वर्क लाइफ बैलेंस की बात बता रहा था। मैं आपको एक बड़े मज़े का जहाँ से भाई किस्सा बताता हूँ। मैं आयरलैंड में काम कर रहा था, तो मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए थे। तो मेरे मैनेजर ने, मैं रिपोर्ट करता था ऑपरेशंस डायरेक्टर को, मैं यूरोपियन लीड हूँ अलहमदिल्ला, तो मैं ऑपरेशंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ। तो मेरे ऑपरेशंस डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि नुमान वी नीड टू हैव अ चैट। तो मैंने कहा श्योर। तो मैं गया, तो वो ना उसने मेरी प्रोफाइल खोली हुई थी ना, प्रशांत सा बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या मसला आ गया, कोई भंड हो गया होगा। तो मैं उसके बाद गया, मैंने कहा कि अच्छा वहाँ नाम लेते हैं डायरेक्टली ना, वहाँ सर्वर का कोई चक्कर नहीं होता, सर बॉस इस तरह की टर्म्स उनको बहुत बुरी लगती हैं। तो वो कहते हैं बड़ा कैजुअल रहो, बड़ा फ्रेंडली रहो। तो वो मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा यार व्हाट्स द क्रैक। तो उसने कहा आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक एट योर वर्क स्केड्यूल एंड आई जस्ट फिगर्ड आउट इट हैज़ बीन 8 months एंड यू हैव बीन वर्किंग एट अ स्ट्रेच, यू हैवंट स्टिल टेकन अ डे ऑफ। तो वो इस बात के ऊपर हैरान था कि मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ, मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। और फिर उसने मुझे इन्फोर्स किया कि यार ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम करेगी, जाओ जाके छुट्टी लो। अच्छा, लाइक उस इन्फोर्स मुझे किया कि बाकायदा भाई तुम डे ऑफ लो, तो अपनी तबीयत ख़राब मत करो। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई मैनेजर आपको बुला के इस तरह से आपसे बात। अच्छा वैसे पाकिस्तान खैर, में खैर, एम्प्लॉय खैर, छोड़ेगा खैर। भी नहीं, ये भी नहीं मैं नहीं बता दूं नहीं, आपको। हमारे जो मैनेजर थे, मैं मतलब यहाँ पे कहूँगा, आप तो खुद मैनेजर हैं ना सर, नहीं आप तो सेठ आदमी हैं नहीं, सर। लेकिन ये मगर देखिए, नहीं, ये जब है। मैं देखिए, जॉब कर रहा था वर्क- एक पाकिस्तानी कंपनी में, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की कंपनी है अच्छा, NCCPL, हाँ वहाँ काम कर रहा था। हमारे बॉस वगैरह इन्फोर्स करते थे, मतलब 5:30 बजे के बाद ऑफिस में बैठने के लिए प्रॉपर उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी कि सर मैं लेकिन ये इसलिए बहुत बैठा हूँ। रेयर है ना, देखिए नहीं यहाँ रेयर पे है भी ना। ये जो प्रोफेशनल इदारे हैं ना, यहाँ पे भी प्रॉपर प्रोफेशनल इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, खासतौर पे जो मल्टीनेशनल इदारे हैं, उनमें इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी बड़ी शानदार पिकनिक्स अरेंज की जाती है, यार उनको लेके जाते हैं सब। देखिए असल में वही असल बात में है, वहाँ पे जानते भाई ये सारे काम ना, हाँ। असल में यूरोप में सारे काम एक आप इस तरह खुद से शुरू नहीं कर सकते। यानी मैं मगर बैठे बैठे मगर अपना हाँ, स्टार्टअप नहीं मगर बना मगर सकता मगर ऐसे। मगर ये सारे काम जो हाँ, मतलब नहीं, कि जानते कंपनी भाई, नहीं कोई खोल सकता जानते भाई कि इस बगैर वो सारी लीगल चीजें पूरी करनी पड़ेंगी ना हाँ, मुझे, ऑब्वियस कंपनी that should यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ should मैंने be एक जगह that way। किराए पे ली, 2 कमरे लिए और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी NTL लेके। तो गलत है ना, मगर हाँ, हाँ, तो मगर फिर मैं उस बंदे को छुट्टी कैसे दूंगा? आपको तो इसलिए उसने पूरे आगे नहीं, मगर जानते जवाब नहीं, देना मगर है नहीं रियासत नहीं को। जानते भाई, एक और चीज़ भी है, हम जिस चीज़ को इस पूरी डिस्कशन में इग्नोर कर रहे हैं कि ये सब वर्क एथिक्स और ये उन्होंने जो कल्चर है, कंपनी कल्चर, ये क्यों डेवलप किया, इसकी एम्प्लॉइज बड़ी को रिटेन करने के लिए। हाँ, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के इमिग्रेंट क्यों लिए। रिटेन करेगा, मतलब हाँ, क्यों बाहर से क्यों बंदा अपना करेगा? घर छोड़ के हाँ, आएगा। ये सब क्यों किया उन्होंने? ये इसलिए किया है कि जो कैपिटलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है ना, द वे फॉरवर्ड इज टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। तो उसको वो पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को हाँ, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ सेठ की बात समझ में नहीं, सेठ कहता है नहीं घिस दो, वो कहते हैं घिसो मत। असल में एक तो सेठिया कल्चर हाँ, नहीं है सबसे तो बड़ी बात। उन्होंने उसको रिसर्च से इस चीज़ दूसरा को एक समझा और बात जो कि इंसान से ज़्यादा काम आप उस वक्त ले सकते हो जब आप उसको ज़रा नहीं थपकी देखिए, भी एक दो। और भी Exactly. ये भी ना, ये भी एक हमजा भाई, ये भी एक परसेप्शन है ना। मतलब ये इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मौलाना मौदूदी की एक किताब है इंसानी अखलाकी बुनियादें ना। तो अखलाकी बुनियादों में उन्होंने 2 किस्म के अखलाक बताए हैं, एक इंसानी अखलाकी बुनियादें, एक इस्लामी अखलाकी बुनियादें। और एक और जो उनका लिटरेचर है बनाओ और बिगाड़, कि दुनिया में जो कौमें बनती हैं ना, देखिए वो कुछ तो इंसानी अखलाकी बुनियादें रखती हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी ज़रूरत के लिए करती हैं, वो अपनी ज़रूरत ही होती है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इंसानी अखलाकी बुनियादें तो होती हैं ना, जब भी तो उस बुनियाद पर ग्रो कर रहे होते हैं। अगर वो ये ना रखें तो वो तबाह हो जाए। हम क्यों पीछे हैं और वो क्यों आगे हैं? क्योंकि वो इस्लामी अखलाकी बुनियादें तो नहीं हैं, वो शराबी हैं, वो सब उल्टे सीधे बदकारी के कामों में कर सब कुछ होंगे, लेकिन बुनियादी इंसानी जो अखलाकी बुनियादें उनके अंदर होती हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है, मेरा ख्याल है अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो इसका जो और पहलू है जिस पर हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो किस बुनियाद पे हिजरत की जा सकती है या क्या, कि वहाँ पे जो किस बुनियाद पे हिजरत की जा सकती है या क्या,
या वो जो दारुल इस्लाम और दारुल हाँ, कुफ्र का एक वो क्वेश्चन उसके है, साथ-साथ वो ऑब्वियस औलाद बात की है, वो हम तरबियत वाली औलाद एक की चीज़। तरबियत वाला एक पहलू है, ये खुद एक बहुत बड़ी मतलब औलाद की तरबियत में अब एक चीज़ होता है। अभी तो भाभी नहीं है कोई हमारी, नहीं, औलाद कोई कहाँ नहीं से है, आएगी? मगर तो हाँ, मगर एक चीज़ जिस तरह भी वहाँ पे ये रिसेंटली कुछ लॉस इनेक्ट हुए हैं, एलजीबीटी का एक पूरा वो है, हमारी इसमें पहले भी इदारों में बात हुई पढ़ाया थी। जाता है, लाजमी और है, मतलब हिस्सा है। सेक्स एजुकेशन वो है, हम इसको बिल्कुल इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो मशरकी इक़दार हैं वो कैसे वो नहीं है, मगर उस सब के बावजूद भी ज़ाहिर बात है कि आपका ताल्लुक़ क्या है तो है ही एक ओरिएंटलिस्ट, मतलब आप एक ओरिएंटल बैकग्राउंड के साथ वहाँ पे आते हैं। तो उस वक्त आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली, ख़ुसूसन एक देसी मुस्लिम फैमिली अगर यूरोप जा रही है या जो है वो यूएस जा रही है, तो औलाद की तरबियत के अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब आपने कहा ना कि हम इस्लाम बच्चों को सिखाएंगे, तो वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, मगर आपके बच्चों को आपके अलावा भी तो कोई इस्लाम सिखा रहा है। तो इस्लाम ही नहीं सिखा रहा और भी बहुत कुछ सिखा रहा है, हाँ, वो रियासत सिखा रही है। हाँ, वो और रियासत सिखा रही जो है। रियासत सिखा रही है वो सिर्फ इस्लाम नहीं, मतलब इस्लाम वो नहीं है जो आप सिखा रहे हैं। जो और वो मतलब वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है ना एक चीज़ बिल्कुल कि इसमें तो कोई मतलब हम शक शुबे वाली बात नहीं है। अगर हम कहें कि भाई लिबरल वैल्यूज़ की पर बात कर रही थी, आप उसको खींचतान की कुछ कर लें, मगर आप एलजीबीटी के ऊपर आएँ तो आप इवन हम टीचर जो सुलिये में वहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रही है, तो हाँ, हम मतलब वो भी बड़ा मैटर करता है। हम उसे कहीं से मतलब मुसलमान तो नहीं कह सकते। आप बच्चे को ये ज़रूर बता सकते हैं कि यार ये इस्लाम नहीं है, मगर बच्चा कैसे आपकी वो बात मानेगा उस वक्त के भाई ये इस्लाम नहीं है तो मुझे इस्लाम को फॉलो करना, मतलब उसके लिए इस्लाम कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी फिर। यार इसमें तो बीइंग अ मुस्लिम मतलब आप इसको किस तरीके से सोचते हैं? हम सब इसमें जो एक जनरल जो मेरी भी बात होती रहती है, ज़ाहिर सी बात उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा रिलीजन के अतबार से बहुत ज़्यादा कंसर्न है एंड जो बड़े प्राउड मुस्लिम्स हैं, तो उसमें देखें 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ लाइक दीज ऑल थिंग्स आर एस्टेब्लिश फैक्ट्स कि इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि बच्चा जिस इदारे में जा रहा है उसका इंटरेक्शन जिन लोगों के साथ हो रहा है, वो बच्चा खुद कन्फ्यूज होता है कि वहाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं, घर पे अम्मा अब्बा कुछ और पढ़ा रहे हैं। वो देख रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि यूरोप के अंदर जो वर्किंग कल्चर है वो ये है कि बोथ हैव टू वर्क। जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम या जो उनका टैक्सेशन सिस्टम है जिस तरह से डिज़ाइंड है, तो माँ भी काम कर रही होती है और बाप भी काम कर रहा सही होता है। है। तो ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी जो औलाद को टाइम मिल रहा है वो बड़ा लिमिटेड टाइम मिल रहा है, और लिमिटेड टाइम भी जो मिल रहा है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ रहा है। स्कूल के अंदर कुछ और है जहाँ वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, और घर के अंदर जहाँ वो कम ड्यूरेशन के लिए वहाँ एक डिफरेंट ओपिनियन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको केटर करने के लिए डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। देखिए पहली चीज़ ये होती है कि जो आमतौर पर लोग करते हैं वो यही करते हैं कि, और ज़्यादातर मेरे ख्याल से मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग होते हैं वो यही करते हैं कि वो यूरोप आते हैं, और यूरोप आने के बाद जो है वो पासपोर्ट लेते हैं, और पासपोर्ट जब तक वो लेते हैं उनके बच्चे छोटे ही होते हैं, 3-4 साल के होते हैं, उस टाइम पे वैसे ही इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। एंड वंस दे हैव द पासपोर्ट तो फिर वो मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। क्योंकि यूरोपियन पासपोर्ट पे आपके पे स्किल्स बहुत बेटर हो जाते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी रहती है, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 192 कंट्रीज़ में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो फिर मिडिल ईस्ट जाके अपनी औलाद का ब्रॉटअप वहाँ कर रहे होते हैं। डैट इज़ वन वे आउट जो लोग करते हैं जनरली। वहाँ जो लोग हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ क्लिफ हैंगर, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हरक्यूलियन टास्क टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उसके अंदर फिर डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स हैं, तो उसमें लोग कोशिश ये करते हैं, जैसे डबलिन की अगर मैं बात करूँ तो डबलिन के 2 इस्लामिक स्कूल्स हैं। तो आमतौर पे जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिस टाइम पे बच्चे के ख़यालात डेवलप हो रहे होते हैं वो चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे जो है हाँ, बट द फीसेस आर क्वाइट हाई। नॉट दैट मच, अच्छा। दे आर अफोर्डेबल। अच्छा, क्योंकि यूएस में तो ये बहुत बड़ा इशू हाँ, यूएस के अंदर ये, बट लाइक लकीली इन डबलिन दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। और मेरे ख्याल से आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट आई थिंक सो स्टेट बैक्ड भी हैं, स्टेट भी उनको वो करती है। तो ये अगेन वो इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी या एक्सेप्टेंस या जो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, तो दैट इज़ वन ऑफ द की रीजंस जो आयरलैंड के साथ एसोसिएटेड हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उनका एक वो है। तो इस्लामिक स्कूलिंग वो ज़ाहिर सी बात है 5 क्लास तक वहाँ होती है। उसके बाद अभी मेरे ख्याल से कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से भी सेकेंडरी स्कूल भी शायद प्रॉब्ली इंशाल्लाह बन जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे इमिग्रेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपका केस मजबूत होता चला जाता है। आप रियासत के पास अगर जाते हैं कि हमें एक सेकेंडरी स्कूल चाहिए, तो रियासत पूछेगी क्यों चाहिए, कितने लोग हैं आपके पास, कितने लोग हैं, तो उसको जस्टिफाई उसको करना पड़ेगा। तो वही फिर अल्टीमेटली वो वाली बात भी हम कर रहे थे कि देखें जितने ज़्यादा लोग इमिग्रेट
होना शुरू करेंगे हम्म। उतने ज़्यादा आपके मसाइल आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बाहर आते चले जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी कम्युनिटी बाहर भी बन रही है। पाकिस्तान में आपकी ऑलरेडी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आपके करंट रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट एडुकेट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइडिंग और डवेलिंग इन पाकिस्तान। तो इन एनी केस उनको बाहर तो मूव करना पड़ेगा, और अगर आप बाहर मूव करते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं और वहाँ अपनी कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, और अल्टीमेटली जो है ना ये आपको बेनिफिट देगा। लाइक आप इंडिया की हम मिसाल लेते हैं, इंडियंस आर राइजिंग एंड शाइनिंग एवरीवेयर। आप EU की बात करें, US की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, हर जगह उनकी कम्युनिटी बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो थी, इमिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने हमसे बहुत पहले जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया था। तो मेरा तो हमजा भाई इस हवाले से जो है ना वो ये ओपिनियन रहेगा। चले कहाँ ठीक चलें? है नुमान भाई, आइलैंड चलना है? देखते चलो हैं। आइलैंड चलो 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 तो आइलैंड चलो। इसके अंदर चीज़ यही है कि मतलब आपने जो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट किया है, तो आप मतलब somebody agree with it or इन्होंने तो अपने may एक्सपीरियंसेस भी disagree। शेयर किए हैं हाँ। एक्चुअली, और अभी तो बहुत क्या एक्सपीरियंसेस हैं, अभी तो हाँ। ना शादी है ना बेगम है ना बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। एक्सपीरियंसेस हैं बिल्कुल ऐसा ही। इंशाल्लाह। नहीं तो इसके ऊपर यकीनन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और इंशाल्लाह हम इसमें जो है ना वो आप इत्तेफाक है आज वो मामला बंदी जगह, वरना वो टॉक शो हो जाता हमारा पॉडकास्ट में आ जाती, तो अच्छा ही है शायद वो हम फिर इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद कंटिन्यू इसको करेंगे, और फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी इल्मी आदमी से इल्मी जो आदमी, उस हवाले से हाँ, हमजा भाई को ही नहीं बुलाएंगे उसके अंदर। इल्मी और किताबी भी होगा। किताबी, हाँ। वो आप छोड़ दे, वो रहने दे उस वाले। ठीक है जी, तो ऑफ द बुक्स। हमजा भाई और कुछ नहीं है तो फिर हम तो चलें करते हैं इंशाल्लाह ताला। बताएं आप, चलें बस अभी तो शाहीन शनवारी चलना है, कहाँ कढ़ाई शढ़ाई अगर आप खिला रहे हो, बिरयानी भी खा सकते वो हैं। देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।